नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। और रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। करंट अफेयर्स में आज के बहुत ज्यादा जानकारियां हैं। आपसे बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ने से पीछे मत हटिए, मैं आपको पढ़ाने से पीछे नहीं हटूंगा। जो भी मुझे लगता है कि जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीजें आपको इस करंट अफेयर्स में मिलेंगी। अगर आप ये करंट अफेयर्स पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज पूरा देखिएगा, क्योंकि हम लोग पहले डिटेल में बात करेंगे, फिर वन लाइनर पे बात करेंगे, फिर क्विज में बात करेंगे। और जो कुछ भी आपको डिटेल में दिया जाएगा वो कंप्लीट होगा। फिलहाल एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तारीख है आज 22 अप्रैल। राष्ट्रीय आईसीएस सूची। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आईसीएस सूची क्या है और ये सुर्खियों में क्यों रही है और किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है और इसको शुरू करने से क्या क्या फर्क होगा। लेकिन उससे पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली जानकारी है कि बीसीसीआई ने अभी हाल ही में टीम मास्क फोर्स नाम से एक कैंपेन शुरू किया है। और इस कैंपेन में आपको कई पुराने दिग्गज खिलाड़ी नजर आएंगे, जिसमें आपको सौरव गांगुली नजर आ जाएंगे, आपको विराट कोहली नजर आएंगे, आपको सचिन तेंदुलकर नजर आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सचिन तेंदुलकर जी हैं जो मास्क पहनकर प्रमोट कर रहे हैं कि लोग जो सामाजिक परिवेश में हैं वो मास्क का प्रयोग करें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के महत्व पर टीम मास्क फोर्स नाम का एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। बीसीसीआई ने पहले अभियान के शुभारंभ के बारे में ट्वीट किया और फिर लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। इसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, मिताली राज सहित प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटरों को फीचर करने वाला एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें लोगों को मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई है। तो टीम मास्क फोर्स ये किसका कैंपेन है या किसका अभियान है? ये है बीसीसीआई का। बीसीसीआई की बात करें तो वर्तमान समय में इसके जो सचिव हैं वो जय शाह हैं। प्रेसिडेंट्स की बात करें तो सीके खन्ना और सौरव गांगुली इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष हैं। वुमेन्स कोच की बात करें तो डब्ल्यू बी रमन वर्तमान समय में विमेन कोच हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो महिम वर्मा वाइस प्रेसिडेंट है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसको दिसंबर 1928 में फाउंड किया गया था, इसको डेवलप किया गया था। बीसीसीआई जो है ये आईसीसी के नियमों के अंतर्गत काम करता है, आईसीसी के नियमों के अंतर्गत चलता है। तो फिलहाल चेयरपर्सन जो है आईसीसी के वो शशांक मनोहर हैं। इसका हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब अमीराट्स में है। वर्तमान समय में इसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु साहनी है। इसको फाउंड किया गया था 15 जून 1909 में। आईसीसी जो है ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और ये ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट के लिए। जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया इज ए नेशनल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट इन इंडिया के लिए। बोर्ड को फॉर्म किया गया था दिसंबर 1928 में, जबकि इसको फाउंड किया गया है आपको देख सकते हैं 1909 में। और इसका जो पहला रीनेम किया गया था, इसको पहले रखा गया था इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन 1965 और उसका बाद 1989 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, इंडिया आईसीसी कर दिया गया, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया है। इनका जो मोटो है वो जरूर याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईसीसी का मोटो क्या है, तो वो है क्रिकेट फॉर गुड, यानी कि अच्छे के लिए क्रिकेट। अगली जानकारी है, आप सभी को पता है कि इस बार जब बजट पेश किया गया था तो एक नए टैक्स लैब आए थे और ये जो टैक्स लैब है ये वैकल्पिक थे। मतलब कि अगर कोई भी टैक्स पेयर चाहे तो इस बार के टैक्स के स्लैब के हिसाब से अपना टैक्स भुगतान कर सकता है, या फिर वो पिछला पुराना वाला जो भी टैक्स स्लैब चला रहा है उसके हिसाब से भी काम कर सकता है। दोनों के अपने अपने प्रॉस हैं, दोनों के अपने अपने कॉन्स हैं, लेकिन इसके बारे में अभी हम बात करेंगे नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि अभी एक धारा के बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि धारा 115 बी ए सी जोड़ दिया है। धारा 115 बी ए सी जो है उसमें नए टैक्स स्लैब को शामिल किया गया है और इस धारा के जरिए ही लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है। चलिए इस धारा के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। आयकर अधिनियम 1961 की अभी हाल ही में इसको सम्मिलित किया गया है। तो इसको नव सम्मिलित जो धारा है, ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति या एक व्यक्ति या अविभाजित परिवार से होने के नाते जो अपने व्यवसाय या पेशे से प्राप्त आय के अलावा भी अन्य किसी साधन से आय अर्जित करता है, तो वह प्रत्येक वर्ष के लिए इस धारा के तहत खुद पर कर लगाने का विकल्प, अब यहां पे समझिएगा, खुद पर कर लगाने का विकल्प यानी कि किस तरीके से उनके ऊपर कर लगाया जाए,
उनके ऊपर जो अभी तक चला आ रहा था वही वाला टैक्सेशन सिस्टम बरकरार रखा जाए या फिर जो नया इस बार पेश किया गया है उसको बरकरार रखा जाए। और इस अधिनियम की धारा 139 की उपधारा 1 के तहत उसकी वापसी यानी कि जो रिटर्न होगा वो किस तरीके से होगा। चलो इतना तो ठीक था, लेकिन समस्या ये हुई कि कुछ लोगों के जो टैक्स होते हैं वो टीडीएस फॉर्म में कटते हैं। अब टीडीएस क्या होता है कि आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो ऑटोमेटिकली टीडीएस कट के मिलेगी, यानी कि टैक्स कट के मिलेगी। और अगर आप उनको ये नहीं बताते हैं, तो अब ये नहीं समझ में आ रहा था, जो भी आपके एम्प्लॉयर वगैरह होंगे या जो भी नियोक्ता है कंपनी का, वो ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं टीडीएस किस हिसाब से काटूं, उसका नए वाले टैक्स स्लैब के हिसाब से काटूं कि पुराने वाले टैक्स स्लैब के हिसाब से काटूं, और अगर वो मुझे जानकारी नहीं देता है तो मैं उसमें क्या करूं। तो इसके बारे में केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में स्पष्टीकरण दिया है। आई थिंक अब आपको न्यूज थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी, बाकी का आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन अब इसके कुछ पॉइंट हैं जो आपको समझने चाहिए, और अगर आप टैक्स देते हैं तो ये आपको जरूर पता होने चाहिए। एक कर्मचारी है, मान लीजिए एक कर्मचारी जिसके पास व्यवसाय या पेशे से प्राप्त आय और लाभ के तहत मिलने वाली आय के अलावा भी अन्य स्रोत से आय है, और वो अधिनियम की धारा 115 बी ए सी के तहत रियायती दर का विकल्प चुनना चाहता है। अभी चुना नहीं है लेकिन उसका इरादा है। तो ऐसा कर्मचारी प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए कटौती करता कौन होगा? आपका टैक्स काटने वाला, आपका टीडीएस काटने वाला आपका एम्प्लॉयर होगा, यानी जिसके यहां आप कोई भी रोजगार कर रहे हैं, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, को अपने इस इरादे की जानकारी दे सकता है। आप समझ गए? मतलब जो चाहता है कि मैं ये नया वाला विकल्प चुनूं या किसी भी तरह का कोई भी विकल्प चाहता है तो उसके बारे में उसको जानकारी देगा। अब कटौती करता नियोक्ता होने के नाते अपनी कुल आय की गणना करेगा और अधिनियम की धारा 115 बी ए सी के प्रावधानों के अनुसार उस पर जो भी टीडीएस होगा वो काट देगा। लेकिन अगर कर्मचारी इसकी सूचना नहीं देता है तो नियोक्ता जो है, आप इस धारा पर विचार करेंगे ही नहीं, यानी कि जो नया विकल्प आया है आप उस पर विचार नहीं करेंगे कि वो किस तरीके के छूट लेना चाहता है, किस तरीके का प्रावधान लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि धारा 115 बी ए सी में कई नए सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनके जरिए टीडीएस को कम या ज्यादा करवाया जा सकता है। कम या ज्यादा करवाया जा सकता है क्या मतलब? कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक पर्सनल व्यक्ति ही बता सकता है कि उसने कहां कहां पर अपने पैसे निवेश किए हुए। तो अब उनको यह अधिकार दे दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति आपको जानकारी नहीं देता है तो आप उसको पुराने टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से उसका टीडीएस काट दीजिए। इसके अलावा कर्मचारी द्वारा कटौतीकर्ता को दी गई सूचना केवल पिछले वर्ष के दौरान टीडीएस के प्रायोजनों के लिए मान्य होगी और उस वर्ष के दौरान उसे संशोधित नहीं किया जा सकेगा। यानी कि अगर आपने पिछले साल के अपने जो भी टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से आपने विकल्प बताए हैं तो उसी साल के हिसाब से ही उसको किया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं, एक बार आपने उसको बताया और उन्होंने उसको चेंज कर दिया तो आप बाद में उसे चेंज नहीं करा सकते। हालांकि यह सूचना अधिनियम की धारा 115 बीएसी की उपधारा 5 में संदर्भ में इस विकल्प का उपयोग करने के लिए नहीं होगी, और आप इसे जो ये धारा 115 बीएसी है इसे सूचना अधिनियम के तहत यानी कि सूचना के अधिकार के तहत आप इसमें जानकारी नहीं ले सकेंगे। ऐसे व्यक्ति को पिछले वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा 1 के तहत ही रिटर्न देने के लिए आवश्यक करना होगा। तो ये थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप पिछले वर्ष के जो अधिनियम होंगे उसी पर काम करेंगे, जो भी सूचना के अधिकार जो भी आएंगे वो पिछले वर्ष के अधिनियम पर ही काम करेंगे जो धारा 139 की उपधारा 1 के तहत है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के तहत आय की वापसी के समय यह विकल्प ऐसे कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को पिछले वर्ष के लिए दी गई सूचना से अलग हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वर्ष का जानकारी देना चाहते हैं, पिछले वर्ष की जानकारी देना तो सूचनाओं में परिवर्तन हो सकता है। एक अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में जिसके पास व्यवसाय या पेशे से प्राप्त आय और लाभ के तहत आय है, इस अधिनियम की धारा 115 बीएसी के तहत कराधान का वह विकल्प जो पिछले वर्ष के लिए आयकर की वापसी के लिए दाखिल के लिए आप एक बार प्रयोग कर चुके हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बाद के वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 139 के तहत आप उसे बदल नहीं सकते। मतलब अगर आपने 115 बीएसी का विकल्प चुन लिया एक बार तो आप फिर वापस धारा 139 की उपधारा 1 में नहीं जा पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस संशोधन के साथ उपर्युक्त स्पष्टीकरण ऐसे व्यक्ति के लिए लागू है, ये सबके लिए लागू नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए लागू है जो कि धारा 115 बीएसी के तहत अपने मामले में नियोक्ता को सूचना देगा
और उसके बाद अधिनियम के इस विकल्प को एक बार उपयोग करने के बाद आने वाले वर्षों के लिए नहीं छोड़ेगा। अगर उसने छोड़ा तो इस तरीके के जो भी यहाँ पर जो भी स्पष्टीकरण जो भी आया है, ये जो अभी पूरा पूरा आपने पढ़ा है, ये केवल उसी व्यक्ति के लिए लागू है जो एक बार यूज कर लेगा, इसको दोबारा इसको नहीं बदलेगा। मतलब वो बार बार यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने एक बार ये विकल्प चुन लिया तो आप इसे दोबारा नहीं छोड़ सकते, वरना इसके जो भी लाभ होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। अब सीबीडीटी की बात करें तो सीबीडीटी जो है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है, ये वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष है वो हैं आपके प्रमोद चंद्र मोदी, चेयरपर्सन जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। इसको पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कहा जाता था। अगली जानकारी है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी, जिनको अभी हाल ही में फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 34वां स्थान मिला था। इन्होंने 5वां एनुअल मीटिंग बोर्ड और गवर्नर्स का अटेंड किया है, एनडीबी का। एनडीबी क्या है? ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक नहीं है। बहुत सारे इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं और बहुत सारे इसका गलत मतलब निकालते हैं। ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको आप ब्रिक्स बैंक भी कह सकते हैं। हुआ क्या है, क्यों यहाँ चर्चा हो रही है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक हुई है। किससे? वीडियो सम्मेलन के जरिए, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के संचालक मंडल की 5वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, भारत की तरफ से। अभी हम बताते हैं एनडीबी क्या है। इसके अलावा उन्होंने एनडीबी द्वारा ब्रिक्स देशों को लगभग 5 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता तेजी से उपलब्ध कराने के लिए एनडीबी के प्रयासों की सराहना की, और जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को 1 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता भी मिली है। यानी भारत को 1 अरब डॉलर जो है वो एनडीबी से मिला है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो गठन किया गया था, ये ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा इन देशों में अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे तथा सतत विकास परियोजनाओं के लिए व्यापक संसाधन जुटाने के लिए 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। तो क्या हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर ने एनडीबी की बैठक में भाग लिया है। एनडीबी की जो बैठक है वो अभी हाल ही में आयोजित की गई है, जिसमें भारत को एनडीबी की तरफ से 1 अरब डॉलर आपातकालीन सहायता भी मिली है, और उसके लिए उनके प्रयासों की उन्होंने सराहना भी की है। न्यू डेवलपमेंट बात करें तो इस समय उनके जो अध्यक्ष हैं वो है कुंडापुर वमन कामत, जिन्हें हम लोग के प्यार से केवी कामत भी कहते हैं। हेडक्वार्टर जो है इसका शंघाई चाइना में, चेन्नई निकल रहा है मेरे मुंह से, शंघाई चाइना में है, और फाउंडर ब्रिक्स है। 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। और अगर देखा जाए तो आबादी के मामले में जितनी बड़ी आबादी को ये बैंक रिप्रेजेंट करता है, इतनी बड़ी आबादी को कोई और बैंक रिप्रेजेंट नहीं करता। एब्रीविएशन एनडीबी बोला जाता है, या आप इसे ब्रिक्स बैंक भी बोल सकते हैं। पहले प्रेसिडेंट केवी कामत हैं और अभी तक वही बने हुए हैं। मुख्यालय जरूर याद रखा करें इस तरह के बैंकों का। अगली जानकारी आ रही है कि एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन टू मीट ऑन 23 एंड 24 अप्रैल। आर्थिक सलाहकार परिषद के 15वें वित्त आयोग की जो बैठक होने वाली है वो 23 से 24 अप्रैल 2020 को होगी, और इस बैठक की अध्यक्षता 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एनके सिंह करेंगे। मामला यही खत्म हो जाता है, बाकी का आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या होने वाला है, 23 और 24 अप्रैल को इनकी बैठक होगी 15वें वित्त आयोग की। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री एनके सिंह है। 23 अप्रैल 2020 को बैठक में वित्त आयोग के सभी सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, परिषद के 5 सदस्य शामिल होंगे वर्तमान समय में, जिनमें डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, डॉक्टर साजिद जेठ चिनाय, डॉक्टर प्राची मिश्रा, श्री नीलकंठ मिश्रा, डॉक्टर ओंकार गोस्वामी शामिल है। नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, कतई जरूरत नहीं है। परिषद के शेष सदस्यों के साथ बैठक जो होगी वो 24 अप्रैल 2020 को होगी। अब क्योंकि ये जानकारी है और इसके ऊपर जीडीपी विकास के लिए जो महामारी के ऊपर निहतार चर्चा की जाएगी इसमें, और वर्ष 2020 और 2021 में जो टैक्स में उछाल आएगा और राजस्व के लिए संभावित जो भी धारणाएं होंगी उसके लिए बातचीत की जाएगी। अच्छा, वित्त आयोग क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत का जो वित्त आयोग है इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य ये था कि भारत की केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए इसका जो गठन किया गया था वो इसलिए किया गया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किस तरीके से वित्तीय संसाधनों और संबंधों बनाए जाएंगे, किस तरह से इनका बंटवारा होगा,
तो इसको परिभाषित करना इसका मेन उद्देश्य है। वित्त आयोग का जो गठन है वो प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसके सदस्य बदल जाते हैं। अभी तक 15 वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। 2017 में नवीनतम वित्त आयोग नियुक्त किया गया था एनके सिंह, जो भारतीय योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य भी रहे हैं, स्थापित किया गया था। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा बैलेंस करना, किसी तरीके से कैसे क्या क्या किया जाएगा, वो पूरा इसका काम रहता है। वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में आर्टिकल 280 में है। ऐसा नहीं है कि ये बाहर से आया है, हमारे संविधान से ही जरिए संविधान में इसके गठन का प्रावधान है और आर्टिकल 280 में ये देखने को आपको मिल जाएगा। वैसे यह अर्ध न्यायिक संस्था होती है, यानी कि इसके कुछ सदस्य जो होते हैं उनके पास थोड़ा सा जुडिशियल पावर भी रहता है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है और 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाने लगा। 1993 से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो वित्त आयोग से यहां से मिल सकते हैं आपको। वित्त आयोग के गठन की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 सदस्य पूर्णकालिक होते हैं और जबकि 2 सदस्य अंशकालीन होते हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब मेरी भी इच्छा हो रही है कि आपसे कुछ पूछ लिया जाए। तो आपको ये बताना है कि जो पहला वित्त आयोग गठित किया गया था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, यानी कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो आपको कमेंट सेक्शन पर आज लिखकर बताना है। और बहुत सारे लोग बहुत सुंदर सुंदर आंसर करते हैं। मैं एक कमेंट लाने वाला था लेकिन मैं भूल गया, तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे मतलब आप लोग आंसर करते हो, बहुत डिटेल में आंसर करते हो, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग मतलब आज देख रहे हो वीडियो, वो जरूर मैं उनसे रिकमेंड करूंगा कि वो कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ा करें जाके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साथ दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे सलाहकार हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे चाहने वाले हैं जो उसके नीचे जो कमेंट लिखते हैं उसमें इतनी सटीक जानकारी लिखते हैं जो बहुत ही मतलब प्रशंसनीय है। तो वो जरूर देखें जाके। अगली जानकारी टेक्नोलॉजी से आ रही है कि एक नया मटेरियल मिल गया है हमें, और रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी बनाने के लिए अब हम मछली के गलफड़ों का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा सुनने में अजीब भी लग रहा है, मछलियां मारी जाएंगी, लेकिन अब अगर मछलियां मारी जाएंगी तो लोग खाने के लिए उनको मार डालते हैं, तो कम से कम उनके गलफड़े छोड़े जाएंगे और उसके जरिए हम मेटल एयर बैटरी बना सकेंगे। थोड़ा समझते हैं कि ये न्यूज कहना क्या चाहती है। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था है, मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे हम कहते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उनके वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि फिश गिल्स यानी कि मछली के गलफड़ों से एक कारगर और कम लागत वाला इलेक्ट्रो कैटेलिस्ट विकसित किया है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रो कैटेलिस्ट क्या होता है। जरूर बताएंगे, 2 मिनट दीजिए मुझे। इस कम लागत वाले इलेक्ट्रो कैटेलिस्ट का इस्तेमाल, अभी आप ये समझ लो कि कुछ होता है, अभी मैं बता दूंगा आपको, एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या होता है। पहले न्यूज कंप्लीट कर लो। इस कम लागत वाले इलेक्ट्रो कैटेलिस्ट का इस्तेमाल पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों, भंडारण प्रौद्योगिकी जैसे फ्यूल सेल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्यूल सेल, बायोफ्यूल सेल, मेटल एयर बैटरी को विकसित करने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों ने एक एयर कैथोड के रूप में कैटेलिस्ट के साथ एक होममेड रिचार्जेबल जेडएन यानी जिंक एयर बैटरी का भी निर्माण किया है और कहा है कि फिश गिल्स का उपयोग से अत्यधिक कुशल और कम लागत वाले बायो इंस्पिरेटेड इलेक्ट्रोलाइजर का विकास किया जा सकता है। यह कम लागत वाली बायो इंस्पायर्ड इलेक्ट्रो कैटेलिस्ट कार्बन कैटेलिस्ट पर कमर्शियल प्लेटिनम से बेहतर है। अभी तक हम यहाँ पर इसकी जगह किसका यूज कर रहे हैं, हम कॉमर्शियल प्लेटिनम का यूज कर रहे हैं। आप समझिए कि प्लेटिनम का उपयोग, प्लेटिनम विश्व की सबसे कीमती धातु मानी जाती है और उसकी जगह हम फिश के जो गलफड़े हैं उसको प्रयोग करने जा रहे हैं, तो ये बहुत सस्ता हो जाएगा। फ्यूल सेल बहुत महंगे आते हैं, इसलिए इसे भविष्य में ऊर्जा रूपांतरण और भंडारण अनुप्रयोगों के लिए अगली पीढ़ी और गैर बेस कीमती यानी अभी जो फ्यूल सेल बनता है उसको बेस कीमती कहा जाता है, बहुत वैल्यूएबल होता है क्योंकि इसमें प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है, कार्बन आधारित इलेक्ट्रो कैटेलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रो कैटेलिस्ट का इस्तेमाल कहां किया जाएगा। ये जो आप फिगर देख रहे हो ये एक फ्यूल सेल का है। इसमें हो क्या रहा है, देखिए फ्यूल सेल जो होता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग करता है और इसके जरिए हमें बिजली मिलती है या विद्युत मिलती है, साथ साथ थोड़ा हीट भी मिलता है। मैं आपको एक प्रोसेस से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां से हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल के रूप में यहां अंदर आ रही है
और ये जो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर जा रहे हैं, ये यहाँ पर एक कैथोड बनाया जाता है और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोकैटेलिस्ट। आप समझ पा रहे हैं इलेक्ट्रोकैटेलिस्ट यहाँ करें, इसे आप प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के लिए गार्ड के रूप में भी मान सकते हैं। यानी ये जो आपके हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे प्रोटॉन भी निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलने में ये जो येलो कलर के हैं वो इलेक्ट्रॉन है और ये हमें बिजली दे रहे हैं, जबकि जो प्रोटॉन है वो इस प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के जरिए अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर वापस से हाइड्रोजन एटम बना ले रहे हैं। देखिएगा, ग्रीन कलर वाला सर्किल और येलो कलर वाला सर्किल मिलकर आपका हाइड्रोजन एटम बना लेता है, यानी जो आया था वही हमें वापस मिल जाता है। भाई हाइड्रोजन एटम यहां से आए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अलग हो गए और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन से बिजली बना ली और बाकी मिला करके यहाँ आ गया। ये हाइड्रोजन एटम यहां से जाते हैं। हाइड्रोजन एटम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस तरफ हमें ऑक्सीजन एटम चाहिए होते हैं और इस तरफ से ऑक्सीजन एटम आ रहे हैं। जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो उससे हवा भी बनती है और वाटर वेपर या पानी भी मिलता है, लेकिन इस मामले में हीट भी प्रोड्यूस होती है, जो कि आप देख पा रहे हो। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैटेलिस्ट का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर आप बहुत प्रॉपर कैटेलिस्ट का प्रयोग करेंगे। ये जो लाइन आप देख रहे हो डार्क ब्लू कलर की, ये कैटेलिस्ट का इलेक्ट्रो कैटेलिस्ट यहीं पर प्रयोग होते हैं। यहाँ पर प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। अगर ये मटेरियल सही नहीं होगा तो यहाँ से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलने की जो इफिशियंसी है वो खत्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये जैसे ही हाइड्रोजन एटम इस मेटल पर या इस जगह पर आता है, ये इसको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक करता है। तो ये जितना इफिशियंट होगा, ये जितना अच्छा होगा, आपका फ्यूल सेल उतना ही अच्छा काम करेगा। तो अभी पाया गया है कि इसकी जगह अगर हम प्लेटिनम यूज कर रहे हैं, प्लेटिनम कार्बन यूज कर रहे हैं, तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, फिश के गिल्स यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको पूरा फ्यूल सेल थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि ज्यादा टेक्निकल ना हो, फिर भी आप इसे आराम से बाद में भी देख सकते हो। अगली जानकारी है कि दापोरी जो ब्रिज है वो इनोग्रेट कर लिया गया है। तो सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर एक 430 फीट लंबा बेली दापोरी जो ब्रिज बना लिया है। उस पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह बनाया गया नया पुल 451 गांवों और भारत चीन सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के लगभग 3000 जवानों के लिए आपूर्ति की पर्याप्त आवाजाही सुनिश्चित करेगा। यह पुल पुराने दापोरी जो पुल के स्थान पर बनाया गया है। इसका निर्माण 1992 में किया गया था। दो बातें, दापोरी जो पुल कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कहां पर है, यह सुबनसिरी जिले में है। किस नदी पर बना है, यह सुबनसिरी नदी पर बना है। अभी तो आई थिंक ये जानकारी आपको याद हो जाएगी। ये काफी पुरानी न्यूज है, लेकिन अभी इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया तो फिर हम फिर से इसको ले आए हैं। अगली जानकारी है कि सिटी यूनियन बैंक, जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो खास थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। निजी क्षेत्र के ऋणदाता सिटी यूनियन बैंक, ये एक प्राइवेट बैंक है, ने एन कामकोडी को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 अप्रैल को मंजूरी दे दी है। कामकोडी की बात करें तो इनकी पुनर्नियुक्ति प्रभाव के साथ 3 साल की अवधि के लिए है। पुनर्नियुक्ति 1 मई 2020 से प्रभावी हो जाएगी। पुनर्नियुक्ति का मतलब आप समझते हो। कामाकोडी 2003 से सिटी यूनियन बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जुड़े हुए होना चाहिए। उन्हें 2011 में एमडीओ सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया था। फाउंडेड ये बैंक 31 अक्टूबर 1904 को बनाया गया है और फाउंडेड बाय, इसको फाउंड किया था आर सांथनम अय्यर और एस कृष्णा अय्यर और वी कृष्णा स्वामी अयंगर। हेडक्वार्टर है इसका कुंभकोणम तमिलनाडु और चेयरमैन वर्तमान समय में आर मोहन है और एमडी एंड सीईओ है डॉक्टर एन कामाकोडी। अगली जानकारी है जो हमने स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन देखा था। सबसे पहले तो इनसे आपका परिचय करा देते हैं। ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, तो संस्कृति मंत्री भी इन्हें आप कह सकते हैं। तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 18 अप्रैल को एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची जारी की है, यानी कि इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की राष्ट्रीय सूची जारी की है। यह सूची संस्कृति मंत्रालय के विजन 2024 का हिस्सा है। ये क्या है, इस सूची का जो लक्ष्य है, भारत में विभिन्न राज्यों में जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत परंपराएं हैं, जैसे कुंभ मेला आपके उत्तर प्रदेश में एक विरासत परंपरा है। जैसे हम कामकली की बात करें, कोई ऐसा बनारसी साड़ी हो गया, तो ऐसा कोई भी चीज जो आपके एक सांस्कृतिक परंपरा के बारे में बताता है, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाना है।
तो यूनेस्को ने देश की 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को, परंपराओं को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की है। और इस यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट तो नहीं लगा पाया क्योंकि लिस्ट में काफी सारे नाम थे, तो यहाँ पर मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक पर जाओ और पूरा का पूरा वो सूची एक बार जरूर देखो। एक बार जरूर देखोगे तो उससे कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि ये कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर किसी रीजन में कोई गाना गाया जाता है, कोई फोक डांस है, तो वो सब इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो फिलहाल 13 ICH हैं और अभी भारत सरकार ने इसको जारी किया है, तो ये अभी चर्चा में थी। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन का अनुसरण करते हुए भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने इस सूची को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को प्रकट करने वाले 5 व्यापक डोमेन में बांट दिया है। इससे क्या होगा, कुछ ऐसे होंगे जो 5 डोमेन कौन कौन से हैं, जिसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक वाहक के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएं या अभिव्यक्ति, इसमें डांस और फोक डांस वगैरह आएगा। प्रदर्शन कला कोई भी हो सकती है, सामाजिक प्रथाएं हैं, अनुष्ठान हैं, उत्सव हैं, यानी कि जैसे कुंभ मेला इसके अंदर आ जाएगा। प्रकृति एवं ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान और अभ्यास है, इसमें भी कई सारे आ जाएंगे। और पारंपरिक कोई भी शिल्प कौशल है, तो वो इस तरह के डोमेन में बांट के इसकी पूरी तरह से रक्षा करनी है कि ऐसा ना हो कि हम मोबाइल इंटरनेट के जमाने में हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं वो धीरे धीरे कहीं विलुप्त ना हो जाए। अगली जानकारी है, हिमाचल प्रदेश में ई संजीवनी OPD का शुभारंभ हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीमार लोगों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी OPD की शुरुआत की है। समूचे राज्य में घर पर रहकर बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए ई संजीवनी OPD शुरू की गई है। तो ई संजीवनी OPD जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो डॉक्टर होंगे वो घर से ही बैठ के आपको फ्री में परामर्श दे देंगे। ई संजीवनी OPD सुविधा का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के पास कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट के साथ वेबकैम, माइक, स्पीकर और इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के 16 डॉक्टरों की टीम निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए सभी कार्य दिवसों पर उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा उन बीमार लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी जो कोविड-19 महामारी के चलते अस्पतालों में जाने में असहज महसूस कर रहे हैं। संजीवनी की बात करें तो अभी ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था भारतीय वायुसेना द्वारा। उसके जरिए क्या किया गया था, भारतीय वायुसेना द्वारा मालदीव में कुछ 6.4 टन जो था वो दवाएं और इस तरह की सामग्री पहुंचाई गई थी। हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड बैंक ने और भारत सरकार ने और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक लोन एग्रीमेंट पे साइन किया है जो कि लगभग 80 मिलियन US डॉलर का है। जो भी कृषि है और जो भी वहां पे सिंचाई व्यवस्था है उसको बढ़ाने के लिए इस लोन एग्रीमेंट पे साइन किए गए हैं। सूरज कुंड मेला होता है आपका, जी हाँ, परशुराम कुंड मेला होता है, वो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। सूरज कुंड मेला जो है ये आपका हरियाणा द्वारा आयोजित किया जाता है मार्च के फर्स्ट वीक में, लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश को जो है वो थीम स्टेट बनाया गया था। अभी लोसार फेस्टिवल जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ये तिब्बतियन न्यू कैलेंडर के दिन मनाया जाता है और ये बौद्ध उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बन गया है अभी हाल ही में जिसने 100% LPG कवरेज प्राप्त कर ली है। और ट्रेडिशनल पगली यानी पारंपरिक पगली फेस्टिवल जो है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाया गया 10 मार्च 2020 को। नोमैडिक एलिफेंट ये एक इंडो मंगोलियन यानी कि भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाला एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है, सेना के बीच में होने वाला, जो कि बकलो जो कि हिमाचल प्रदेश में एक जगह है वहां पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 जो है ये नंबर लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने और इसी तरह का हमारे यूपी में चलता है 1076। वर्तमान समय में सीएम है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और पहले सीएम थे यानी पहले चीफ मिनिस्टर जो हिमाचल प्रदेश के थे वो थे यशवंत सिंह परमार। बहुत ताकतवर नेता थे और अगर आप इनकी जीवनी कभी पढ़ने को मिले तो इनकी जीवनी जरूर पढ़िएगा। पहले गवर्नर थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड जिसे हिम तेंदुआ भी कहा जाता है और स्टेट बर्ड है जजुराना, हिंदी में उसे जजुराना कहते हैं जबकि वेस्टर्न ट्रैगोपान कहते हैं। ये काफी खूबसूरत होता है और हिमाचल प्रदेश में विलुप्ति के कगार पर है। अब बारी है न्यूज फटाफट की। अभी आपका 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया गया ताकि किसी के अंदर अगर कोई नई इनोवेशन विचार हो तो उसको सामने लाया जा सके। और वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे जो है ये फॉर द वीक लियोनार्डो दा विंसी के बर्थडे पर मनाया जाता है। 15 अप्रैल को उनका बर्थडे होता है, उसके हिसाब से इसको सेट किया गया।
लियोनार्डो द विंसी डेमोन्स्ट्रेटेड क्रिएटिविटी एज बोथ आर्ट्स एंड साइंस। द विंसी आपने देखा होगा, ये बहुत फेमस चित्रकार थे और साथ साथ इनकी पेंटिंग में अजीबो गरीब तरीके के रहस्य छुपे होते थे। दा विंसी कोड करके एक पिक्चर भी आई थी। ऑल्सो द यूनाइटेड नेशन डिजाइन 21 अप्रैल एज ए वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे रेज टू अवेयरनेस ऑफ रोल ऑफ क्रिएटिविटी इनोवेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो लोगों के जीवन में क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को समझाने के लिए 21 अप्रैल को ये डे बनाया गया है और इस बार जो ये वीक मनाया गया वो 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक मनाया गया। 21 अप्रैल को एक और डे मनाया गया है, वो है सिविल सर्विसेज डे। सिविल सर्विसेज डे इस याद में मनाया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जब पहले गृह मंत्री थे तो उन्होंने देश के जो भी प्रोबेशनरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे यानी आईएएस ऑफिसर थे उनको 1947 में मेटकॉफ हाउस में दिल्ली में संबोधित किया था। और उस दिन उन्होंने कहा था कि जो सिविल सर्वेंट हैं यानी कि जो भारत के सिविल सर्वेंट हैं या भारत के जो भी आपके इस तरह के सेवक हैं वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, यानी कि वो इंडिया का यानी भारत का स्टील फ्रेम है। तब से ये दिन 21 अप्रैल 2006 से विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। और उस दिन की याद में कि पहली बार सिविल सर्विसेज को गृह मंत्री जी ने यानी पहले भारत के पहले गृह मंत्री ने सिविल सर्वेंट को एड्रेस किया था, उस दिन की याद में 21 अप्रैल को मनाया जाता है। एक अच्छी खबर और है कि गोवा जो है ये भाई कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। गोवा कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है और गोवा राज्य 3 अप्रैल को एक भी कोविड मामले की अभी 3 अप्रैल से एक भी कोविड-19 मामले की पुष्टि नहीं हुई है और अब इलाज कर रहे सभी 7 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, यानी अब गोवा में कोई भी मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। टॉम एंड जेरी आप सभी ने देखा होगा, उसके निर्देशक जीन डिच का भी हाल ही में निधन हो गया। दुनिया को एनिमेशन की ताकत से रूबरू कराने वाले ऑस्कर विजेता जीन डिच का भी हाल ही में निधन हो गया। वो 95 साल के थे। जीन डिच एनिमेटर, प्रोड्यूसर और बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर थे। तो उन्होंने कई सारे कार्टून कैरेक्टर्स दिए जिसमें से टॉम एंड जेरी पूरे विश्व में फेमस हुआ। एक और मृत्यु समाचार है, फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का भी हाल ही में निधन हो गया। फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हुआ। उन्होंने 2000 से 2006 तक फिजी के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा वो सोकोसुकु दुआतानी लेविन्युवानिया पार्टी के संस्थापक भी थे। लाइसेनिया वर्ष 2000 में राजनेता और फिजी के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक सरकारी अधिकारी थे। वे महेंद्र चौधरी की सरकार को सत्ता से हटाने के बाद फिजी के प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने साल 2006 में हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद सत्ता से हटा दिया गया था, जिसका नेतृत्व फ्रैंक बैनिमारामा ने किया था। वर्तमान समय में फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमारामा है और फिजी की राजधानी सुआ है, जबकि मुद्रा जो है वो फिजियन डॉलर चलती है। आपको लोकेट करा देते हैं फिजी कहाँ पर है। किसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाइए। ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे तो ऊपर जाएंगे तो पपुआ न्यू गिनी मिलेगा। थोड़ा सा इधर आएंगे आप साउथ ईस्ट की तरफ तो आपको यहाँ पर ये फिजी आइलैंड देखने को मिल जाएगा। ये एक आइलैंड वाला कंट्री है और मार्शल आइलैंड, किराबाती, अमेरिका समोआ ये सब इसी के आसपास हैं। टोंगा, कुक आइलैंड ये सब इसी के पास है। न्यूजीलैंड से आप सीधे नॉर्थ की तरफ चले जाओ तो आपको फिजी आइलैंड मिल जाएगा। फिजी की बात करें तो फिजी की राजधानी सुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये उसका ग्रेट सी रीफ है, पैसिफिक ओशियन पे ये स्थित है। बाकी ये एक नाम जो भी यहाँ पे लिखे हुए उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। बैरियर रीफ के पास ही पड़ता है ये, तो कई लोगों के लिए काफी ज्यादा ये घूमने का डेस्टिनेशन भी रहता है। अब बारी है आज के हमारे क्विज की, सॉरी वन लाइनर की। टीम मास्क फोर्स नामक अभियान भारत के किस खेल महासंघ ने शुरू किया है? तो बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। राष्ट्रीय एशिया सूची जो हाल ही में सुर्खियों में रही किस मंत्रालय ने शुरू की? संस्कृति मंत्रालय। बीआरओ ने अभी हाल ही में दापोर जो पुल का निर्माण किया है ये किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? एन कामकोड़ी को। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री एन के सिंह, जो अभी बैठक करने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 अप्रैल को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कौन सी बैठक में भाग लिया है? तो ये 5वीं वार्षिक बैठक थी जिसमें उन्होंने भाग लिया है। भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस यानी कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को। सरकार ने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध करने के लिए ई संजीवनी ओपीडी शुरू की है। किस राज्य ने किया है? ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। और कौन सा राज्य पहला राज्य बना है जो पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है या कोविड-19 मुक्त हो गया है? तो वो है आपका गोवा। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। टीम मास्क फोर्स नाम अभियान भारत के किस खेल महासंघ ने शुरू किया है? तो वो है बीसीसीआई। राष्ट्रीय एशिया सूची जो हाल ही में सुर्खियों में रही किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किस मंत्रालय ने जारी की है? तो ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर।
बीआरओ ने किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर दापोरी जो पुल का निर्माण करवाया है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो वो है एन कामकोडी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वो है एनके सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 20 अप्रैल को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में कौन सी बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है? तो वो है 5वीं। यहाँ पर भारत की तरह से अध्यक्षता नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया होना चाहिए था। बाद में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। वित्त रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। सरकार ने बीमार लोगों के लिए, किस राज्य की सरकार ने बीमार लोगों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श के लिए ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो है गोवा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। अभी 2000 लाइक का टारगेट मेरा पूरा नहीं हो रहा है और हो सकता है कि शायद लॉकडाउन के बाद मैं इसको अचीव करने में सफल हो जाऊं, लेकिन ये अचीव मैं अकेले नहीं कर सकता हूं। मुझे इसे अचीव करने के लिए आपके साथ, आपके प्यार और आपके सहयोग की जरूरत है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स।